जी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग। सामाजिक विज्ञान की क्लास में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम जो पिछली वीडियो में टॉपिक पढ़ चुके हैं उससे आगे के टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा शरीर द्रव्यमान सूचकांक BMI। तो इससे आगे के टॉपिक हम पढ़ेंगे, इसके साथ साथ आगे काफ़ी टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि पहले हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में कि विकास के जब मापने के विभिन्न स्तर होते हैं, विकास को बहुत सारी चीज़ें प्रदर्शित करती हैं, विभिन्न मापदंड विकास के मापने के होते हैं। ठीक है, तो हमने विकास के मापदंड में हमने सम्मिलित किया था स्वास्थ्य को। स्वास्थ्य क्या होता है हमारा, आप जानते हैं स्वास्थ्य को पोषण स्तर प्रभावित करता है। पोषण की जो प्रक्रिया है वो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। ठीक है, तो उसी से मिलता जुलता टॉपिक हमारा है शरीर द्रव्यमान सूचकांक। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो शरीर द्रव्यमान सूचकांक भी क्या है, हमारा विकास को, जो मानव का विकास है उसको मापने का एक मानदंड है, मापदंड है, एक पहल है। ठीक है, एक पहलू है ये। इसके द्वारा हम मानव के विकास को मापते हैं, स्वास्थ्य स्तर को जांचते हैं। ठीक है, तो इसको ये होता क्या है, इसको हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, BMI कहते हैं। BMI का पूरा जो नाम है वो है बॉडी मास इंडेक्स, यानी किसी भी व्यक्ति के शरीर के द्रव्यमान और उसकी लंबाई के अनुपात को माप करके हम इसे ज्ञात करते हैं। ज्ञात कैसे करते हैं, किसी जो व्यक्ति है उसकी जो लंबाई है उसको सेंटीमीटर में, और जो उसका कुल वजन है, शरीर का कुल द्रव्यमान है, उसको किलोग्राम में लेते हैं, और किलोग्राम को उसके जो लंबाई है, जो ऊंचाई है, उसके वर्ग से विभाजित कर देते हैं। तो जो अनुपात हमें प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं BMI या शरीर द्रव्यमान सूचकांक। ठीक है, तो पहले समझ लीजिए इसको निकालते कैसे हैं। इसके लिए फॉर्मूला बनता है, इसको बोलते हैं BMI बराबर, यानी इसको बोलेंगे हम BMI का फुल फॉर्म मैंने पहले बोल दिया है, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स लिख देता हूं मैं, आप समझ जाएंगे। बॉडी MASS यानी मास द्रव्यमान, और इंडेक्स का मतलब होता है सूचकांक। ठीक है, तो बॉडी मास इंडेक्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है BMI बराबर, मैंने बात की थी, यानी किसी व्यक्ति का जो वजन है, कुल वजन, यानी कि वजन की हम बात कर लीजिए, वजन किलोग्राम में। जिस व्यक्ति का हमें BMI निकालना है तो उसका वजन कैसे लेंगे हम, किलोग्राम में, और उसकी वजन को हम किससे डिवाइड करते हैं, उसकी ऊंचाई से, यानी ऊंचाई सेंटीमीटर, और इस ऊंचाई का क्या लेते हैं हम, वर्ग लेते हैं। दोबारा समझ लीजिए, शरीर द्रव्यमान सूचकांक निकालने के लिए किसी व्यक्ति का जो कुल वजन है उसको उसकी ऊंचाई के वर्ग से हम विभाजित करते हैं, उसके बाद जो हमें मान प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं BMI या बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, अब इसके आधार पर हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं समझ लीजिए। देखिए, वो BMI के अनुसार, यानी बॉडी मास सूचकांक के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति का सूचकांक जो निकल करके आता है, यदि सूचकांक निकल करके यदि आता है 25 से अधिक, 25 से अधिक आता है, यानी जो अनुपात निकल करके आएगा, अगर 25 से अधिक आता है तो उसे क्या कहते हैं हम, उसे हम अति भारित यानी अधिक भार वाला व्यक्ति कहते हैं। इसको पोषित तो कहेंगे ही, लेकिन उसका भार जो है, जो अनुपात है उससे ज्यादा होता है, इसलिए कहते हैं उसको अति भारित। यानी अगर किसी व्यक्ति का BMI 25, यानी अगर किलोग्राम को उसकी ऊंचाई के वर्ग से डिवाइड करते हैं, उसका जो मान निकल के आता है 25 या 25 से अधिक आता है, तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे हम, अति भारित व्यक्ति कहेंगे। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति का जो BMI है वो 18 से कम आता है, 18.5 से नीचे आता है, 18 से कम आता है, तो कम आता है, तो उसे क्या कहते हैं, अल्पपोषित व्यक्ति कहा जाता है, अल्पपोषित व्यक्ति कहा जाता है। और इसी प्रकार से अनुपात गिरता जाता है, अनुपात नीचे आता जाता है, तो उसे कुपोषित या कुपोषित की श्रेणी में रख देते हैं, जिसकी वजह से उनका शरीर दुबला हो सकता है। बहुत सारी समस्याएं उनके शरीर के पास चलती हैं। तो ये हमारे स्वास्थ्य को जांचने का एक तरीका भी होता है, जिसको कहते हैं हम शरीर द्रव्यमान सूचकांक। और एक बात आपको यहाँ ध्यान रखनी होगी, जो हमारा ये शरीर द्रव्यमान सूचकांक यानी BMI जो निकाला जाता है, ये वयस्कों के लिए है, ये बच्चों के लिए नहीं होता है।
जिससे हमारे देश के विकास की हम स्थिति का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा शरीर के दौरान सूचना। अब हम इससे अगला टॉपिक की बात करेंगे, इससे आगे का टॉपिक हम बात करेंगे, इससे आगे का टॉपिक है मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट, आप जानते हैं हम चैप्टर पढ़ रहे हैं विकास, तो विकास की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं और हम मानव विकास की भी बात करते हैं। मानव विकास मनुष्य के खुद विकास की बात करते हैं। तो मानव विकास रिपोर्ट होती है, इसको जो प्रदर्शित करता है, इसको जो जारी करता है इसको जारी करता है वो करता है यूएनडीपी। यूएनडीपी क्या है? एक प्रोग्राम है, इसका पूरा नाम पहले समझ लीजिए। इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट को प्रदर्शित किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। और इसको प्रकाशित करने के लिए जो हमारा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसने कुछ मानदंडों को अपना आधार बनाया हुआ है। उसके कुछ मापदंड हैं, उन मापदंडों के आधार पर वो पूरे विश्व के मानव के विकास की रिपोर्ट जारी करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारे यूएनडीपी के कुछ मानदंड हैं वो कौन कौन से हैं। तो यह 3 प्रमुख मानदंडों को ध्यान में रख करके हमारी मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है यूएनडीपी। ठीक है, सबसे पहला हमारा मापदंड है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, इसको पीसीआई भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा वास्तव में मनुष्य के स्वास्थ्य से ही संबंधित है। और जीवन प्रत्याशा का मतलब क्या होता है? जीवन प्रत्याशा होता है किसी व्यक्ति के जीवन जीने की औसत आयु, यानी कैसे जैसे कोई नया बोर्न बेबी है और उसको देख करके उसके आयु का अंदाजा लगा दिया जाए कि हाँ ये औसतन इतने वर्ष जिएगा, तो वो आयु जो होगी, वो जो वर्षों की आयु निकल के आएगी, वो उसकी जीवन प्रत्याशा कहलाएगी। सिंपल सी बात है, स्वास्थ्य पर डिपेंड भी करती है, स्वास्थ्य यानी जीवन प्रत्याशा। और तीसरी हम बात करते हैं शैक्षिक स्तर की। शैक्षिक स्तर यानी शिक्षा की हम बात कर सकते हैं सिंपल शब्दों में। यानी जो यूएनडीपी है 3 मानदंडों को आधार मान करके अपनी मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। ये 3 मानदंडों को ध्यान में रखता है। ठीक है, और जो हमारा पीसीआई है इसका फुल फॉर्म होता है पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो इन 3 मापदंडों के आधार पर हमारा मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है यूएनडीपी के द्वारा। आप इसमें ध्यान देंगे सन 2014 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार, सन 2014 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार जो भारत का स्थान है पूरे विश्व में, वो 135वें स्थान पर है विकास के आधार पर। यानी कि विकास के स्तर पर भारत, और मानव विकास रिपोर्ट ने जारी किया है वो कौन से स्थान पर है? 135वें स्थान पर है। ठीक है, इसी प्रकार हर वर्ष ये मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है पूरे वैश्विक स्तर पर, जिससे पूरे विश्व के विभिन्न देशों को अन्य श्रेणियों में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे हम बात करते हैं विकसित की, अल्प विकसित की या विकासशील की श्रेणी में डिवाइड, इसी आधार पर भी हम कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप देख लीजिएगा। अगला टॉपिक हमारा आता है, हमारा अगला टॉपिक होगा सतत विकास तथा पर्यावरण। सतत विकास के बारे में आप जानते हैं, लगातार होने वाला जो विकास है उसको सतत विकास कहा जाता है। लेकिन सतत विकास का मतलब यहाँ पर ऐसे क्रियाकलापों से होगा जो पर्यावरण को बिना हानि प्रदान किए हुए, बिना नुकसान पहुँचाए हुए ऐसे क्रियाकलापों से करते हुए गुजरे, जिससे हमारे आने वाली आवश्यकता की पूर्ति भी होती रहे। यानी हम विकास के स्तर को आगे बढ़ाते रहें और भविष्य के लिए हमारे विभिन्न प्रकार के जो संसाधन हैं वो हमारे
उपयोगी बने रहे। आप जानते हैं कि विकास की जो प्रक्रिया है वो विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती है, क्योंकि जितने प्राकृतिक संसाधन हैं वो विकास को प्रभावित करते हैं। संसाधनों का दोहन, संसाधनों का किसी देश में पाया जाना, उनकी स्थिति को पाया जाना, वो हमारे सतत विकास को प्रभावित करेगा। तो हमने बात की थी सतत विकास क्या होगा। सतत विकास ऐसी प्रक्रिया होगी जो हम संसाधनों का लगातार उस प्रकार से इस्तेमाल करते रहें जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो और संसाधनों का स्थान बना रहे, उपयोगी बने रहें और हमारा विकास कार्यक्रम होता रहे। लेकिन वर्तमान समय में आप जानते हैं कि विकास का जो स्तर है वो काफ़ी अच्छा हो रहा है, विकास के स्तर पर लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन वो इस प्रकार से विकास के स्तर को आगे ले जा रहे हैं जिससे हमारा पर्यावरण पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। किस प्रकार से समझेंगे पर्यावरण किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है। जैसे हमारे पास मान लीजिए हमारे पास जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो हमारे प्रभावित होने की बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं भूजल। आप जानते हैं भूजल हमारे भूमि में पाया जाने वाला जल होता है, ये हमारे विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके आधार पर विभिन्न प्रकार के उद्योग भी चलते हैं और हमारे जीवन की विभिन्न आवश्यकताएं वो पूरी होती हैं। भारत के तटवर्ती भाग हैं या अन्य मध्य भारत वाले भाग हैं, सभी हमारे भूजल पर निर्भर हैं। लेकिन आप जानते हैं कि आज इनके दोहन से अधिक दोहन की वजह से हमने एक तरफ विकास तो किया है, हम विकास के स्तर पर आगे तो बढ़े हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि हमारा भूमि का जल का स्तर क्या धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है, जो वास्तविक रूप में विकास की प्रक्रिया को प्रदर्शित नहीं करता। क्योंकि अगर हम एक तरफ विकास की ओर बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ विभिन्न संसाधनों में कमी कर दे रहे हैं, तो वो प्रक्रिया विकास नहीं कहलाएगी। इसी प्रकार हम बात करते हैं, जैसे भूजल की बात मैंने बात की, भूजल हमारा गिरता जा रहा है तो हमारे विकास के प्रभाव से हमारा पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। दूसरी हम बात करते हैं और प्राकृतिक संसाधन हैं। प्राकृतिक संसाधनों में जैसे हम बात कर लेते हैं प्राकृतिक संसाधन में बात कर लेते हैं जैसे नेचुरल गैस या नेचुरल पेट्रोलियम पदार्थ है, यानी प्राकृतिक पेट्रोलियम जो पदार्थ है वो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं। तो वो भी आप जानते हैं कि जिस प्रकार से विकास के स्तर पर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते जा रहे हैं। लेकिन अगर हमें विकास को करना होगा तो हमें इन सबका इस प्रकार से इस्तेमाल करना होगा, इनका सीमित उपयोग हमें करना होगा, एक सीमा निर्धारित करके हम इनका उपयोग कर सकते हैं और हम विकास के स्तर पर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं वर्तमान समय में इनकी जो मांग है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हमारे पर्यावरण में प्रभाव आया है। क्योंकि अगर हम इस प्रकार से वर्तमान समय के हिसाब से अगर इनका दोहन करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, इनकी कमी हमें हो जाएगी और हम बहुत ही बड़ी समस्या से जूझने लगेंगे और फिर हमारा विकास का स्तर वहाँ पर रुक जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के टॉपिक। कुछ टॉपिक थे आज इनको हमें कवर करना था और अब हम कुछ 2-3 पॉइंट और कवर करने का प्रयास करेंगे। मैंने जीवन प्रत्याशा की बात आपको कर दी है, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं ये भी बात कर चुके हैं हम पिछले टॉपिक में। ठीक है, और अब एक टॉपिक यहाँ पर आता है जिसके बारे में बात करते हैं, सकल नामांकन अनुपात। सकल नामांकन अनुपात वास्तव में ये सकल नामांकन अनुपात जो है हमारी शैक्षिक क्रिया से संबंधित, शिक्षण संबंधित है। ये सकल नामांकन अनुपात होता क्या है, पूरे विश्व में जितने भी विद्यालय होते हैं उनमें जितने भी स्तर हैं, प्राथमिक स्तर, मध्यम स्तर, माध्यमिक स्तर है, उच्च स्तर में जितने भी छात्रों के नामांकन होते हैं उनके कुल योग के अनुपात को क्या कहते हैं, हम सकल नामांकन अनुपात कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, पूरे देश में या पूरे राष्ट्र में शिक्षा के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर में होने वाले नामांकन कितने होंगे छात्रों के, होने वाले नामांकन के सकल योग के अनुपात को हम सकल नामांकन अनुपात कहते हैं। यानी शिक्षा से संबंधित है, जितने भी रजिस्ट्रेशन विद्यालय में होते हैं तीनों स्तरों के, उनको जोड़ करके हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं ये भी हमारे विकास को प्रभावित करने वाला एक पार्ट होता है, शैक्षिक स्तर में हमने सम्मिलित किया था। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, साक्षरता स्तर की बात करते हैं तो साक्षरता दर की हम बात करते हैं। साक्षरता स्तर को साक्षरता दर के माध्यम से हम ज्ञात करते हैं। साक्षरता दर क्या होता है, साक्षरता दर। ठीक है, तो किसी देश में जितने भी किसी देश की जनसंख्या में औसत शिक्षित लोगों की अनुपात को क्या कहते हैं, साक्षरता दर कहते हैं। यानी जितने लोग साक्षर हैं उस जनसंख्या में उनके जो अनुपात निकाल के आएगा उसको क्या कहते हैं, साक्षरता कहते हैं। और भारत में जो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है वो है हमारा
केरल। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य हमारा केरल है भारत में। तो साक्षरता की हमने बात कर ली थी और कुछ हमारे टॉपिक और पढ़ रहे थे आपके, और इसी के साथ जो हमारा आज जो पूरा चैप्टर है ये विकास वाला, ये लगभग पूरा समाप्त हो गया है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दूंगा और इन क्वेश्चनों के आपको आंसर वीडियो को देख करके ही लिखने होंगे और उनके फोटो आप मुझे भेजेंगे। जैसा अगर आप सुटेबल होगा तो उन्हें करेक्शन कराना होगा तो मैं आपको वो करा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे जिनके 1 वर्ड्स आंसर हो सकते हैं, वेरी शॉर्ट। ठीक है, सबसे पहला है क्वेश्चन बनता है जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा को परिभाषित कीजिए। जीवन प्रत्याशा को परिभाषित कीजिए। मैं बहुत जल्दी में क्वेश्चन लिखूंगा क्योंकि टाइम कम रहता है, वीडियो काफी लंबी हो जाती है, इसलिए पहला क्वेश्चन रहेगा जीवन प्रत्याशा को परिभाषित कीजिए। ठीक है, अगला रहेगा राष्ट्रीय आय क्या है, विकास का अर्थ क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा BMI का पूर्ण रूप लिखिए। BMI का पूर्ण रूप लिखिए। अगला है 5 UNDP का पूर्ण रूप लिखिए, पूर्ण रूप लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है मानव विकास रिपोर्ट कौन तैयार करता है। मानव विकास रिपोर्ट कौन तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका भारत के किस राज्य में साक्षरता दर अधिक है। भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए विकास के चार प्रमुख मापदंड कौन से हैं। विकास के 4 प्रमुख मापदंडों के मापदंड कौन से हैं, मापदंड कौन से हैं। ठीक है, ये 8 क्वेश्चन आपको वेरी शॉर्ट से करने हैं। अब कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने हैं, इसे लघुत्तम की हम बात करेंगे। और एक आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप इस पूरी चैप्टर को आप बुक के हिसाब से देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ दीक्षा ऐप को इंस्टॉल करके उसकी जितनी भी कमांड्स हैं उनको फॉलो कर लीजिए, फिर आपको घर बैठे ही पूरी बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी। आपको मार्केट जाकर के बुक्स खरीदने की अभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप समझ रहे हैं कि लॉकडाउन के समय में मार्केट जाना पॉसिबल नहीं है, तो आप दीक्षा ऐप की हेल्प भी ले सकते हैं। दीक्षा ऐप में सारा कुछ होता है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, तो सारा कुछ वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखते हैं, आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखते हैं। यह है आपका प्रश्न नंबर 1, शरीर द्रव्यमान सूचकांक कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। प्रश्न नंबर 3,
प्रश्न नंबर 3 रहेगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। प्रश्न नंबर 4 है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ व हानियां क्या है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आपके लघुत्तरीय टाइप से रहेंगे और इनके आंसर आपको लिखने हैं। और ये इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको मुझे अपना आपकी जो फोटो है जो आप लिख रहे हैं वो फोटो मुझे आपको मुझे भेजना है और उसमें कोई करेक्शन करना होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार और इस पर घर में रहिएगा, खुश रहिएगा। ठीक है।